Hello everyone, so welcome back to my channel. I hope you all are doing good and many congratulations to you all guys. अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो it means that you are in third year right now and today we are going to discuss everything about third year कि कौन से books follow करने हैं, कैसे पढ़ने हैं, exams कैसे fight करने हैं. So yeah, let's get started. So first subject I'm going to talk about is general medicine. तो सबसे पहली बुक और मेरी फेवरेट बुक है डेविडसन. मैंने थर्ड ईयर में सिर्फ डेविडसन पढ़ी है और कहीं कहीं से चुग पढ़ी है, तो सेकंड बुक इज़ चुग ऑल्सो. तो आप डेविडसन भी पढ़ सकते हो, आप चुग भी पढ़ सकते हो. बहुत ही अमेजिंग बुक है. डेविडसन थोड़ी सी हार्ड पड़ती है क्योंकि उसमें थोड़ा लैंग्वेज इशू है, वो आपको मुश्किल लग सकता है. बट आई विल सजेस्ट कि तुम डेविडसन ज़रूर पढ़ो क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक्स होती है. और मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको करना है अगर नीट एमडीएस तो वहाँ पे सारे रेफरेंसिंग जो होती है स्टैंडर्ड बुक्स की दी हुई होती है. और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की आदत हमको हमेशा होनी चाहिए बिकॉज जितने भी इन्फॉर्मेशन एंड ऑल होते हैं वहाँ पर सब करेक्ट होते हैं एंड टू द पॉइंट होते हैं. इसलिए ऑलवेज रीड स्टैंडर्ड बुक्स. Apart from these two books, I have recently come across this very amazing book which is known as अनिल के त्रिपाठी. यार इसको जब मैंने पढ़ा ना, अब भी मैंने कल ही इसको पूरा पढ़ा है. इसमें जो चैप्टर्स है बहुत ही अमेजिंग दी हुई है, टू द पॉइंट दी है. अगर आप इसको बस पढ़ लोगे ना तो आप पूरी मेडिसिन अच्छे से पास कर सकते हो. जैसे कि चैप्टर 1 में केस हिस्ट्री दी गई है. केस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको पूरे फाइनल ईयर में भी हर सब्जेक्ट में केस हिस्ट्री लिखना है और अभी जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी में भी लिखना है. तो अगर आप अभी से केस हिस्ट्रीज पढ़ना चालू करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे और बहुत ज़्यादा आपको समझ भी आएगा. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इस बुक में दी गई है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, विच इज़ इम्प्लीकेशंस ऑन डेंटल प्रैक्टिसेस. हर चैप्टर्स के लास्ट में इम्प्लीकेशन दिया हुआ है कि आपके डेंटल प्रैक्टिस में ये कैसे असर पड़ेगा. एंड थर्ड थिंग जो है वो है MCQs. इस बुक में MCQs भी हैं विच यू कैन सॉल्व, जो कि आपको नीट MDS के प्रेपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो. देन इस बुक के लास्ट चैप्टर में है मेडिकल एमरजेंसीज, क्रिटिकल केयर, जिसमें कि शॉक आता है. शॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेडिसिन में. देन लास्ट चैप्टर्स में बहुत सारे रेफरेंसिंग दी गई है जिसमें है लेबोरेटरी वैल्यूज़, हर एक चीज़ों के, जैसे एल्ब्यूमिन का क्या लेवल होता है, ब्लड प्रेशर का क्या है, पल्स रेट का क्या है, एवरीथिंग हैज़ बिन गिवन. और इतना ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है इस बुक का और इतनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स है, सारी लाइफ पिक्चर्स, की आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस कि तुम लोग अनिल के त्रिपाठी पढ़ो. और अगर तुम लोगों ने अभी तक भी कोई भी बुक नहीं खरीदी है जनरल मेडिसिन की तो तुम ये वाली बुक तो ज़रूर खरीदो. और अगर खरीद भी नहीं पाते हो तो प्लीज़ PDF डाउनलोड करो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक्स. अब इसको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आपको केस हिस्ट्री अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेनी है. मेडिसिन के बुक में है, एस दास में है, सोबन पीटर में भी है, अनिल गोम्स में भी है. ये चारों बुक में बहुत अच्छे से केस हिस्ट्री दी है और मैं बोलती हूँ कि आप तो ये चारों बुक से अच्छे से इसको रट लो और पढ़ लो, समझ लो. फिर मेडिसिन में आप चार जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि GIT होता है, रेस्पिरेटरी होता है, कार्डियोवास्कुलर होता है, देन न्यूरो होता है, ये चारों आपको बहुत अच्छे से थॉरो कर लेना है क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देन टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. अभी मैं जो बातें बताने जा रही हूँ ना प्रैक्टिकल के बारे में, ट्रस्ट में कोई भी नहीं बताएगा तुमको. हमको भी नहीं पता था, हमको हमारे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही पता पड़ा था. सो या सबसे पहले आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाओगे तो पहले आपको होगी स्पॉटिंग में आपको कुछ मेडिसिन्स रखे हुए होते हैं, कुछ एक्सरेज रखी हुई होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए होते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है. उसके बारे में 2-3-4 लाइंस लिखनी पड़ती है. देन सेकेंड थिंग इज शॉर्ट केस हिस्ट्री प्लस वाइवा, जिसमें कि शॉर्ट केस हिस्ट्री है, इट मीन्स कि अनेमिया आ जाता है, जॉन्डिस आ जाता है, ऐसे जो छोटे छोटे केसेस बनते हैं वो होते हैं. देन थर्ड थिंग इज़ लॉन्ग केस हिस्ट्री, जिसमें कि आपको जो मैंने चारों सिस्टम बताए, GIT, रेस्पी, न्यूरो, कुछ भी आ सकता है, प्लस उसका होता है वाइवा. देन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रैंड वाइवा. अब ग्रैंड वाइवा में गाइज इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि जब आप ग्रैंड वाइवा देने जाते हो ना तो टेबल में आपके बहुत सारी मेडिसिन्स पड़ी हुई होती हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए होते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स में इतनी सारी चीज़ें होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं. जैसे कि यूरोसैक बैग है, लंबर पंचर निडल है, इंसुलिन सिरिंज है, ऑक्सीजन कैन्यूला, मास्क होते हैं, निडल सिरिंज होती है, राइल्स ट्यूब होता है और कुछ भी ड्रग्स होते हैं. आपको बस एक कुछ भी उठाने बोलेगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट इट. जैसे कि ड्रग है, कोई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है या एंटी डायबिटिक ड्रग है,
तो आपको उसको उठाना है, उसके बारे में आपको उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस क्या हैं, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, आपको सब चीज़ पूछ लेते हैं वो। सो इन शॉर्ट, अगर आपका फार्मा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं बोलूँगी आपको कि आप अभी से अपना फार्मा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ना अगर मेडिसिन में आप सेकेंड ईयर की चीज़ नहीं बता पाते हो तो बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती होती है। और जब मैं थर्ड ईयर में थी ना, तो मेरे को क्या लगता था ना कि असाइटिस जो होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो मैं ऐसे गॉड से प्रे करती थी कि ओ गॉड मुझे सिर्फ असाइटिस का पेशेंट मिले। तो ऐसा नहीं होता है, आपको लॉन्ग केस हिस्ट्री के लिए वही पेशेंट्स मिलेंगे जो उस टाइम पे वार्ड में एडमिटेड हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सारे जो सिस्टम्स होते हैं, जीआईटी, रेस्पी, कार्डियो एंड न्यूरो, हर किसी के पेशेंट मिल सकते हैं आपको। तो आप ऐसे सोच के मत जाना कि मेरे को तो यही वाला पेशेंट करना है, नहीं, आपको कुछ भी पेशेंट मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और ना जैसे ही हम लोग थर्ड ईयर में एंटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, जैसे कि हमको थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा अलग पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमने थ्योरी में कभी भी नहीं पढ़ी हुई होती है। इसलिए आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारे मेडिसिन अच्छे से पढ़नी है, और केस हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ही आपको अच्छी रखनी है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट जनरल मेडिसिन। लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो फॉर जनरल सर्जरी सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है एसदास। इसकी टेक्स्ट बुक भी आती है, इसकी प्रैक्टिकल मैनुअल भी आती है। आपको दोनों पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो प्रैक्टिकल मैनुअल है उसमें भी फर्स्ट में केस हिस्ट्री दी है कि कैसे अल्सर को एग्जामिन करना है, कैसे स्वेलिंग को एग्जामिन करना है। यू हैव टू रीड एवरीथिंग बहुत थॉरोली और अच्छे से। और ये बुक अच्छी है, इजी है, अच्छी लैंग्वेज है, आपको ज़रूर समझ आएगी। एंड सेकेंड बुक इज़ SRBs। ये मैंने अभी अभी देखी है, इसकी भी लैंग्वेज बहुत अमेजिंग लगी मुझे, और इसकी जो फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, लाइव फोटोग्राफ्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें भी बहुत सारे टेबल्स एंड बॉक्सेस हैं जो कि आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा इजी कर देते हैं। सो या डू रीड दिस बुक अगर आपने ये वाली बुक नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले कभी भी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है स्पॉटिंग एंड स्पॉटिंग। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पूछ सकते हैं, कुछ स्पेसिमेंट्स पूछ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बारे में 3-4 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि पर स्पॉट्स आई थिंक आपको 1 मिनट से भी कम मिलता है या 1 मिनट ही मिलता है, तो उतने में आप क्या ही लिख लोगे बहुत ज़्यादा। तो आइडेंटिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड थिंग इज़ केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री में यहाँ भी आपको शॉर्ट केस हिस्ट्री, लॉन्ग केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और उसका पूरा वाइवा होता है। जनरली जनरल सर्जरी में क्या होता है कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं तो अल्सर का ही एग्जामिनेशन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि एसदास से आप पूरा अल्सर का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो पूरा अच्छे से पढ़ लें। फिर लास्ट चीज़ इसमें आती है ग्रैंड वाइवा। जब भी अपन ग्रैंड वाइवा देने जाते हैं तो उनके टेबल में बहुत सारे स्पेसिमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए होते हैं, वो आपसे कुछ भी उठवा के पूछ सकते हैं, जैसे कि निडल होल्डर हो गया, सूचर्स हो गए, सूचर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन से कलर से क्या, कौन सी सूचर की आइडेंटिफिकेशन होती है। यू हैव टू रीड एवरीथिंग। और ये जो मैं प्रैक्टिकल के बारे में जो चीज़ें बता रही हूँ, ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र हो सकता है, पर आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि वाइवा में जनरली क्या पूछा जा सकता है और स्पेसिमेंट्स में क्या होते हैं। और एज़ पर माई नॉलेज 1 महीना या 1.5 महीना पहले जब आपकी प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो आपको एक बार बुला करके सारी चीज़ें दिखा दी जाती है कि हाँ ये स्पॉटर्स हैं, ये स्पेसिमेंट्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ लेना। तो आप सारे राइट डाउन कर लेना और सबके फ़ोटोज़ खींच लेना, गूगल इमेजेस देख लेना और उनके बारे में यू हैव टू रीड एवरीथिंग। जैसे कि अगर इंसुलिन सिरिंज है तो उसकी क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसकी क्या वॉल्यूम होती है, सब कुछ पढ़ना है। और जब भी हम लोग केस हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में आप हर चीज़ पढ़ो कि नेम का क्या इंपॉर्टेंस है, एड्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर आप पल्स रेट ले रहे हो, रेस्पिरेटरी रेट ले रहे हो, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, तो उसके प्रॉपर नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, कम हो गया तो क्या बोलते हैं, और कौन कौन सी डिजीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर मिलता है, क्या बोलते हैं, उसके मेडिकेशंस क्या होते हैं। You have to read each and everything. You should know everything. Then last subject is oral pathology, जो कि इकलौता डेंटल का कोर सब्जेक्ट है 3rd ईयर में। So इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है शेफर्स एंड देन सेकेंड है नेविल। आई नो कि बहुत सारे लोग शेफर्स पढ़ते हैं और बहुत कम लोग होंगे जिसको नेविल के बारे में पता होगा। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपने नेविल अभी तक नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट एक बार पढ़ के देखो। मैंने नेविल पीजी ज्वाइन करने के बाद ही पढ़ा है। मैं भी बीडीएस टाइम पे सिर्फ शेफर्स पढ़ती थी एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो शेफर की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है, जबकि नेविल
थोड़ी सी ईजी टाइप है एंड आई बिलीव कि शेफर्स में बहुत सारा डेटा दिया गया है जो कि हम पढ़ते हैं और हमको याद भी नहीं रहता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप नेविल पढ़ो। नेविल टू द पॉइंट बुक है और बहुत अमेजिंग बुक है। जितनी शेफर्स में पॉइंट दी गई हैं वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इवन नेविल में पिक्चर्स एंड हिस्ट्री के इमेजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा पढ़ाई करने वक्त। एंड आई नो बहुत सारे बच्चों को ओरल पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। व्हेन आई वाज इन माय BDS थर्ड ईयर तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। इसलिए मैंने ये किया था कि मैंने अपनी ओरल पैथ की अलग से एक नोटबुक बना करके रखी थी और उसमें मैंने सारे आंसर्स अच्छे से लिख के रख लिए थे। जैसे का तैसा मेरे को एग्ज़ाम में लिखना था वैसा ही। सो या दीज आर माई नोट्स। और जब मैं अभी देखती हूँ ना इसको इतनी ज़्यादा खुशी होती है। एंड व्हेन आई एम डूइंग PG इन ओरल पैथोलॉजी मैं अभी भी अपनी इस नोटबुक को पढ़ती हूँ एंड आई फील सो गुड। सो यार लेट मी टेल यू कि आपको ओरल पैथोलॉजी कैसे लिखना है। देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ राइटिंग ओरल पैथोलॉजी एग्जाम्स और आपको जैसे एग्जाम में लिखना है आपको वैसे ही पढ़ना है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उस टाइम के लिए। सो यार लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल कि आपको ओरल पैथोलॉजी के आंसर कैसे लिखने हैं। मान लो एक क्वेश्चन आया कि क्लासीफाई ओडोंटोजेनिक ट्यूमर एंड राइट डिटेल अबाउट अमीलोब्लास्टोमा। तो सबसे पहले आप तो क्लासिफिकेशन लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे अमीलोब्लास्टोमा। तो आप अमीलोब्लास्टोमा कैसे चालू करोगे, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे उसके बारे में। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, अगर उसका कोई अदर नेम है, जैसे कि अमीलोब्लास्टोमा का अदर नेम एडामेंटिनोमा है। उसके बाद अमीलोब्लास्टोमा की आप डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद रॉबिन्सन ने जो डेफिनेशन दिया है वो लिखोगे। देन यू हैव टू राइट अबाउट द इटियोलॉजी कि वो कैसे होता है। उसके बाद उसकी क्लिनिकल फीचर। और जब हम लोग क्लिनिकल फीचर लिखते हैं तो हमेशा याद रखो कि कौन से एज में सबसे ज़्यादा होता है, कौन से सेक्स में सबसे ज़्यादा होता है और कौन सा लोकेशन में सबसे ज़्यादा होता है। ये 3 पॉइंट हमको लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जैसे कि अमीलोब्लास्टोमा में स्वेलिंग होगी, फेशियल एसिमेट्री दिखेगी, जो टूथ होता है उसका डिस्प्लेसमेंट दिख सकता है। तो ऐसा ऐसा सब चीज़ लिखना है। देन यू हैव टू राइट अबाउट द रेडियोग्राफिक फीचर, जैसे कि मल्टीलोक्यूलर सोप बबल अपीयरेंस देता है रेडियोग्राफ में, तो वो लिखना है। देन यू हैव टू राइट अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजिक फीचर्स। तो हिस्टोपैथोलॉजी में वी ऑल नो कि अमीलोब्लास्टोमा के 6 टाइप होते हैं, तो आपको 6 के हिस्टोपैथ डायग्राम्स बनाने हैं। उसके बाद उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट पोर्शन लिखना है। तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द ओरल पैथोलॉजी आंसर्स। मैं यहाँ पे बता दूंगी कि क्या पॉइंट्स में आपको लिखना है और जैसा लिखना है आप वैसे ही पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी एग्जाम के टाइम पे रिकॉल करने में। अदरवाइज हम सोचते रह जाते हैं कि भाई मैं अब क्या लिखूँ अब क्या लिखूँ। और ओरल पैथोलॉजी के थ्योरी एग्जाम में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि भाई हिस्टोलॉजिक हमको डायग्राम्स बनाने, तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो हम कैसे इसको बनाएं। तो जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो मेक श्योर कि थोड़े से छोटे डायग्राम बनाओ और अगर आप पूरा नहीं बना पाते हो तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन बनाओ और उसकी करेक्ट लेबलिंग करो। तो एटलीस्ट एग्जामिनर को ये समझ आ जाएगा कि हाँ आपको ये लीजन आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा डायग्राम बनाना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा सुंदर डायग्राम बनाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस समझ आना चाहिए कि भाई कि हाँ ये वाली लेबलिंग सही है और आपको आता है वो चीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जाम। तो सबसे पहले आपको स्पॉटिंग करनी होगी। स्पॉटिंग में होती है 2 चीज़ें। सबसे पहले होती है जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स जो कि 9-10 होती हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके कॉलेज में जितनी सारी स्लाइड्स आपको प्रैक्टिकल्स के दौरान दिखाई गई है आप उन सबको अच्छे से पढ़ लो। और जब भी आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स देखते हो तो आपको उसका आइडेंटिफिकेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है और उसकी हिस्टोलॉजिक डायग्राम बनानी इंपॉर्टेंट होती है विथ लेबलिंग। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है उसके बारे में। नाउ द सेकेंड थिंग इज स्पेसिमेंस, जैसे कि डाइलेसरेशन का स्पेसिमेन आ गया, सुपर न्यूमररी टूथ का आ गया, पैरामोलर, डिस्टोमोलर, ये सब का आ गया। उसकी भी आपको आइडेंटिफिकेशन लिखनी है और उसके बारे में 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं। दैट्स इट। इसका डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ जो माइक्रोस्कोप में जो होते हैं बस उसी का ही डायग्राम बनाना है। और स्टिल आपको अगर ओरल पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है पढ़ाई करने में तो आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो। डॉक्टर प्रणाली सातपुते मैम का चैनल है, मैं यहाँ पे लिंक डाउन कर दूँगी। शी इज़ अ अमेजिंग टीचर, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। इसके अलावा डॉक्टर तीथ का भी चैनल है और कुछ और चैनल्स होंगे जो मैं लिंक डाउन कर दूँगी। प्लस जो जनरल मेडिसिन और सर्जरी के लिए भी अगर कुछ चैनल होगा तो वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाउन कर दूँगी। तो प्लीज़ आप सब उसको चेक कर लेना।
व्हेन आई वाज शूटिंग दिस वीडियो। यार पता नहीं मैं क्यों ये चैनल का नाम लेना भूल गई ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन डेज़। जब मैं मेडिसिन पढ़ रही थी ना 3rd ईयर में, तो बस 2 महीने बचे थे एग्ज़ाम के लिए और मुझे जॉन्डिस के अलावा कुछ भी नहीं आता था। तो आई जस्ट केम अक्रॉस दिस चैनल जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ द बेस्ट एंड बेस्टेस्ट चैनल फॉर जनरल मेडिसिन। सिर्फ 1 महीने में मैंने पूरी डेविडसन पढ़ी थी और इस चैनल में जितने भी मेडिसिन के वीडियोस हैं मैंने सारी चीज़ें उससे पढ़ ली थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट हेल्प्ड मी अ लॉट। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेडिसिन में, तो प्लीज़ डू वॉच दिस चैनल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक्स कि हमको कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स के लिए कैसे पढ़ना है। तो जब भी एग्ज़ाम आता है तो सबसे पहले तो आपको जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है वो डेफिनेटली सॉल्व करने हैं। आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उन सब चीज़ों से। उसके बाद जो होता है मास्टरिंग के क्वेश्चंस भी आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आप मास्टरिंग की सारी चीज़ें पढ़ लोगे ना, तो आई एम 110% श्योर कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि आपको उससे बाहर मिला हो। मास्टरिंग में हर एक चीज़ का क्वेश्चन है। सो या रीड क्वेश्चंस फ्रॉम मास्टरिंग, और आंसर्स आपको सारे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने हैं, मास्टरिंग से नहीं पढ़ने हैं। स्पेशली जनरल मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए तो बिल्कुल ही लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है और कौन से टॉपिक से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन पेपर देखना, उसके बाद ही एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन यू आर इन 3rd ईयर, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 3rd ईयर की चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि आपकी लगती है क्लिनिकल पोस्टिंग्स। वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो आपको 4th ईयर में थ्योरी एग्ज़ाम में लिखनी होती है, तो यार उसका भी बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि बिना वाइवा पास किए आपको कोई भी पेशेंट छूने को नहीं मिलता है। सो यार मैं यही बोलूँगी कि आप अभी से अपने 4th ईयर के सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि अचानक से जब 4th ईयर में 8 सब्जेक्ट आते हैं ना, तो भाई हालत टाइट हो जाती है। क्योंकि अभी तक ऐसा होता है 1st ईयर, 2nd ईयर एंड 3rd ईयर में 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देते हैं हम। अचानक से 4th ईयर में 8 सब्जेक्ट आ जाते हैं। ट्रस्ट में गाइस, सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे लगता है कि क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ, कैसे मैनेज करूँ। तो अगर आप सच में फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 3rd ईयर से उसकी भी थोड़ी तो पढ़ाई चालू कर दो। जैसे कि 4th ईयर में ऐसा होता है कि आपको सबसे ज़्यादा, मैं बार बार बोलूँगी कि केस हिस्ट्री, आप 3rd ईयर में पूरी केस हिस्ट्री पढ़ के ख़त्म करो यार, कि नेम की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, एड्रेस क्यों होता है, अगर हम पल्स रेट लेते हैं तो उसका अगर पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, कम हो जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है। यू हैव टू रीड एवरीथिंग अबाउट हर एक पॉइंट जो कि केस हिस्ट्री में है। तो आप वो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके फाइनल ईयर में, क्योंकि आपको हर जगह केस हिस्ट्री लेनी है। नाउ सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब अपन ओरल पैथोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हमारे फाइनल ईयर में जो ओरल मेडिसिन होती है और सर्जरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ओरल पैथ में जितने भी लीजन्स पढ़ते हैं हम, मेडिसिन में भी वो सारे लीजन्स है, बस आपको उसका ट्रीटमेंट पार्ट अलग पढ़ना पड़ेगा और सर्जरी में आपको उसका सर्जिकल पार्ट अलग पढ़ना पड़ेगा। प्लस सर्जरी में आपको बस टूथ एक्सट्रैक्शन एंड ऑल वो डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ओरल पैथोलॉजी बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसको सिंसियरली और थॉरोली अच्छे से पढ़ो। और ओरल पैथोलॉजी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट नीट MDS, एक बहुत बड़ा मार्क्स गैदर कराता है वो। सो डू रीड ओरल पैथोलॉजी और उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड वन मोर टिप आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ दैट कि जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हो, तो जो नीट MDS के लिए पल्स की बुक आती है, जो पल्स के पीछे की जो सिनॉप्सिस होती है वो ज़रूर पढ़ के जाओ। व्हेन आई वाज इन माय BDS टाइम, तो मैं हर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पहले पल्स की जो सिनॉप्सिस थी वो पढ़ के जाती हूँ। स्पेसिफिकली 3rd एंड 4th ईयर में वाइवा इतना अमेजिंग होता है ना, जो भी एग्जामिनर पूछेंगे आपको तुरंत ऐसे एकदम ज़बान में आएगा। और मैं कहूँगी कि आप साल की शुरुआत से जब भी आपका ईयर स्टार्ट होता है, आप पढ़ाई चालू कर दो। ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम के 1-2 महीना आप पहले पढ़े और आप सब पढ़ लोगे, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। देखो, एग्ज़ाम लिखना अलग बात है, एग्ज़ाम में पास होना अलग बात है, बट आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, जो आपको पूरे साल भर पढ़ोगे तब जाके आएगी। और ना 3rd ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि आपका ये बेस बनाता है। आप यहाँ अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी भी लगेंगी।
तो यार थर्ड ईयर से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दो। और अगर आपको नीट MDS की तैयारी करनी है तो मेक श्योर कि अगर आप जैसे ही एक चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद आप सेम चैप्टर आप पल्स से सॉल्व कर लो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब आप नीट MDS के लिए पढ़ोगे। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू रीड एंड स्टडी थर्ड ईयर। आई होप कि ये सारे आपके क्वेश्चंस जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और इसके अलावा और कुछ भी अगर आपको डाउट हो और क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो।